हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास लॉस ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स को कहा जाता है कि फोर्स इज द एबिलिटी टू स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स की जो कॉमन इक्वेशन यूज होती है वो है हमारे पास एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो कि आती है हमारे पास सेकेंड लॉ से। फोर्स की जनरल चीजों के बारे में बात की जाए तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास न्यूटन। 1 न्यूटन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। डायमेंशंस जो है वो हैं इसके हमारे पास MLT-2। CGS यूनिट जो है फोर्स का वो है डाइन, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। और फाइनली जो फोर्स है वो क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फोर्स अगर वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर फोर्स जो है वो लगे पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मैं कहता हूं कि एक बॉडी है वो इस तरफ जा रही है राइट साइड पे, और मैं उसके ऊपर फोर्स भी लगाता हूं राइट साइड पे, यानी कि इसी तरफ लगाता हूं, तो क्या होगा? तो इसके रिजल्ट में उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर फोर्स लगती है एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, तब क्या होगा? तो तब अगर ये बॉडी जा रही है और फोर्स लगती है इसके ऑपोजिट यानी कि उल्टे डायरेक्शन में, तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और फाइनली अगर मैं कहता हूं कि फोर्स लगती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टू मोशन, तब क्या होगा? तब इस तरह से होगा कि कंसिडर ऐसे करें कि बॉडी जा रही है इस तरफ और मैं उस पर फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी के रिजल्ट में क्या, इस फोर्स के रिजल्ट में क्या होगा कि ये अपना पाथ चेंज करेगी और ये जाएगी सर्कुलर पाथ को एडॉप्ट करने के लिए। तो अगर फोर्स पैरेलल लगे तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर ऑपोजिट लगे तो डिक्रीज होती है, और अगर परपेंडिकुलर लगे तो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू करती है। आगे जाते हैं लॉज ऑफ मोशन की तरफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं जी लॉ ऑफ इनर्शिया, ये लॉ हमें क्वालिटेटिव फोर्स के बारे में भी बताता है। तो इस लॉ को ये भी कहते हैं कि ये लॉ हमें क्वालिटेटिव फोर्स के बारे में बताता है। लॉ कहता क्या है कि अ बॉडी एट रेस्ट और मोशन will remain as such unless a force acts on it। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर एक किताब जो है वो इस टेबल पे पड़ी हुई है तो वो यहां पर पड़ी रहेगी जब तक कि कोई इस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। अगर एक गाड़ी जो है वो जा रही है और 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो वो जाती रहेगी अनलेस उस पर कोई
फोर्स एक्सर्ट नहीं करता उसे रोकने के लिए। ठीक है, अच्छा, इस लॉ के लिए जरूरी है कि बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट में रहने के लिए उसके ऊपर नेट फोर्स होना जरूरी है, और जिस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये बात भी एक एडिशनल आप लोग याद रख लें। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। और यहां से जो मैं इक्वेशन निकालता हूं वो एट द एंड निकलती है F इज इक्वल टू एम ए। ये जो लॉ है ये मुझे क्वांटिटेटिव फोर्स के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव लॉ है, सेकेंड लॉ क्वांटिटेटिव लॉ है। मजीद अगर इसको आगे देखें तो इसकी एक फॉर्म इस तरह से भी है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी या पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। यहां भी ये जो P है ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो ये इस तरह से भी हमारे पास आ सकता है मोमेंटम से रिलेटेड भी। इसमें मजीद और कोई बात नहीं है, इजी लॉ है, हमेशा से ये पढ़ते हैं F इज इक्वल टू एम ए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको ज़्यादा और करने की ज़रूरत है। थर्ड लॉ की तरफ जाते हैं। थर्ड लॉ में एक दो बातें हैं जो कराना ज़रूरी हैं। तो थर्ड लॉ को अगर देखें तो थर्ड लॉ बेसिकली हमें डुअल नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में बताता है, और कहता क्या है कि every action force have an equal and opposite reaction force। अच्छा, अब यहां पर ना स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमें फर्क करना है बिटवीन बैलेंसिंग फोर्सेस एंड रिएक्शनल फोर्सेस। यहां पर जो बैलेंसिंग फोर्सेस होती हैं ना वो हमेशा एक्ट करती हैं ऑन द सेम बॉडी, जबकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक्ट करते हैं डिफरेंट बॉडी पे। बैलेंसिंग फोर्सेस जो हैं वो कैंसल करती हैं ईच अदर, कैंसल आउट करती हैं ईच अदर, जबकि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। एक्शन और बैलेंसिंग फोर्सेस जो हैं वो बॉडी को आइदर रेस्ट पे रखती हैं या यूनिफॉर्म मोशन में रखती हैं, जबकि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो बॉडी को एक नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूं कि एक गाड़ी जो है वो जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो गाड़ी का इंजन है वो गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है आगे जाने के लिए, और फ्रिक्शन जो है वो गाड़ी पे फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ उसको रोकने के लिए। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इस वजह से बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। तो इसमें देखें बॉडी एक ही है, गाड़ी, इंजन भी गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन भी गाड़ी पे फोर्स लगा रही है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। इसके मुकाबले में मैं कहता हूं एक परिंदा है, वो परिंदा जमीन पे एयर में फोर्स लगाता है, और एयर एज अ रिजल्ट उसके विंग पे फोर्स लगाती है, और नेट रिजल्ट क्या होता है, परिंदे का ऊपर जाना। पहली चीज, डिफरेंट बॉडीज, एक एयर थी दूसरी विंग था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया,
और एज अ रिजल्ट इसके पास नेट एक्सेलरेशन आई और ये ऊपर की तरफ पुश हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको बैलेंसिंग और रिएक्शन फोर्सेस में फर्क समझ आ गया होगा, और ये फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक बहुत कॉमन सिनेरियो है, बच्चे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शनल फोर्सेस हैं, वो बैलेंसिंग फोर्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी लॉज ऑफ मोशन की।